इतिहास का नया अध्याय। नमस्कार, स्वागत है पंजाब केसरी पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी गौरवशाली कहानी जो न केवल विज्ञान और तकनीक की विजय है, बल्कि भारत की अदम्य इच्छा शक्ति और अंतरिक्ष में उड़ान भरने की महत्वाकांक्षा का जीवंत प्रमाण भी है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हमारे देश के उन 4 वीर अंतरिक्ष यात्रियों में से हैं जिन्हें गगनयान मिशन के लिए चुना गया है। तो लकी, जैसा कि शुभांशु शुक्ला जी स्पेस स्टेशन गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो दूसरे ऐसे भारतीय हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हैं। लॉन्च हो चुका है मिशन रॉकेट, ठीक है। तो इस पर आपने क्या कुछ खास ग्लिम्सेस हैं जो आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरवशाली बात है, और अभी हमारा एक अपकमिंग होगा स्पेस का मिशन गगनयान। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा जी। तो हमें पहले ही हम एक एंट्री ले चुके होंगे स्पेस में, हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और हमारे पास एक बहुत सारे पॉइंट हो चुके होंगे जिन्हें जाके हम गगनयान मिशन लॉन्च होगा तब हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल पॉइंट रहेगा, क्योंकि हम एक बार एंट्री ले चुके हैं, री एंट्री होगी हमारी मिशन स्पेस में जी। तो वही चीज़ एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट पार्ट रहेगा कि हम अभी वाला मिशन जब सक्सेसफुल होगा। लकी जी, गगनयान मिशन जो है वो मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को कि गगनयान मिशन ऐसा मिशन है जो भारत को चौथा ऐसा देश बना देगा जो स्पेस स्टेशन में अपने दम पर जा रहा है। हमारा जो विमान होगा वो स्वदेशी होगा, ठीक है। तो ऐसा चौथा देश बनने वाला है भारत गगनयान मिशन के थ्रू, ठीक है। और उसका हिस्सा जो है हमारे शुभांशु शुक्ला जी हैं, और वो अभी इस मिशन पे भी जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक्सपीरियंस गगनयान मिशन के लिए देगा, और गगनयान मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक बहुत बेहतर एक्सपीरियंस देगा। 41 साल बाद इंडिया का कोई एक व्यक्ति, एक एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जा रहा है, ये हमारे लिए गौरव की बात तो है ही इंडियंस के लिए। लेकिन एक और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी बात कि 26 आवर्स के बाद जो उनका विमान है वो नासा के ऑर्बिटिंग लेबोरेटरी में एंटर करेगा। तो वो उन्हें, शुभांशु जी को, पहला इंडियन बना देता है जो नासा के ऑर्बिटिंग सिस्टम में एंटर हुआ है। तो ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जी हाँ, बिल्कुल। इतने सालों बाद ये चीज़ हुई है, तो आजकल की जनरेशन जो है हमारी, वो भी विटनेस करेगी ये खुद से, क्योंकि जब राकेश शर्मा जी हमारे गए थे पहले एस्ट्रोनॉट, तब हम सब भी बहुत छोटे थे और इतना डेवलप नहीं था, डिजिटलाइजेशन नहीं हुई थी। लेकिन अब हमें हर चीज़ की जानकारी जो मिलती है सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर के थ्रू, बहुत इंस्टेंट मिलती है। तो उस जानकारी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आजकल की जनरेशन भी ये चीज़ खुद से देख के समझेगी और रियलाइज़ करेगी कि इंडिया भी आज कितना आगे बढ़ चुका है। 4th ऐसा देश है इंडिया जो वहाँ पे जा रहा है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है आने वाली जनरेशन के लिए भी और हमारी जनरेशन के लिए भी, क्योंकि हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं ये देख के। और शुभांशु जी तो अब इंस्पिरेशन बन ही गए हैं हमारी। इंस्पिरेशन बहुत है इनसे, हमें स्पेस के बारे में और नॉलेज मिलेगी। कुछ ऐसे फैक्टर्स अभी भी है जो नहीं हमें उनकी नॉलेज नहीं है। जब वो 60+ एक्सपेरिमेंट होंगे तब हमें उनकी भी नॉलेज मिलेगी। वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि हमारे पास अभी सिर्फ ग्राउंड की है, हमें स्पेस की भी नॉलेज उतनी ही होनी चाहिए। जब स्पेस की नॉलेज होगी और इंटरेस्ट बढ़ेगा, और एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं इससे, और भी लोगों को ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। इससे मुझे एक बात याद आ गई लकी कि जो 60+ एक्सपेरिमेंट्स की बात अभी आपने करी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एग्रीकल्चर है उसमें, बिल्कुल एग्रीकल्चर इन्वॉल्व है। इमरजेंसी सिचुएशंस जो स्पेस के अंदर आ जाती हैं, वो कैसे टैकल करनी है, उनको कैसे हल करना है। हमारे लिए एज इंडियंस बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है, लेकिन हमारे इसरो के लिए भी बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि जो हमारा रॉकेट है जो पूरा टोटली मेड इन इंडिया है, उसमें हमारे इंडियन भारतीय लोग हैं और रॉकेट सारा मटेरियल हमारा इंडिया से है। तो ये बाकी देशों के लिए भी एक देखने वाली बात है कि इंडिया खुद अब इतना सेल्फ डेवलप्ड हो रहा है कि उसे बाहर से कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। बिल्कुल, कुल मिलाकर बिल्कुल जी। तो ये कुल बात रही कि हाँ, किस तरीके से उन्होंने कीर्तिमान स्थापित करा है, क्या कुछ इस क्षेत्र में हम अचीव कर चुके हैं और अचीव करने वाले हैं। तो इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे 2 साथी और हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हम जानने वाले हैं कि ये मिशन क्या कुछ
फायदा गगनयान को देने वाला है और भारत के लिए कैसे ये और ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला पल है? इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जैसे कि हम ये जानेंगे कि हेल्थ कैसे, मतलब अपन हेल्थ मतलब एक ह्यूमन की बॉडी कैसे बिहेव करती है स्पेस में, कि जब हम स्पेसशिप में जाते हैं तो हमारी बॉडी की मसल्स, हमारा बोन और हमारा पूरा इम्यून सिस्टम, हमारी एजिंग कैसे होती है वो जान पाएंगे। और जैसे इमरजेंसी के टाइम पे कोई इमरजेंसी आती है तो हमारे एस्ट्रोनॉट हैं जो वो कैसे स्ट्रेस के टाइम पे वो रिस्पॉन्स करते हैं, हम ये जान पाते हैं। और जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस हम जान पाते हैं, हमारा ऊपर का क्या एटमॉस्फेयर है, उससे हम आने वाले जो डिज़ास्टर्स होते हैं उनके लिए हम बेहतर वेज निकाल सकते हैं कि हम आगे उनके लिए सही कर सकें। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि जो बच्चे स्पेस में जाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं शुभांशु जी से, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं या फिर साइंटिफिक चीज़ों में जिन बच्चों का इंटरेस्ट है, उनके लिए क्या कुछ प्रोग्राम्स इस के द्वारा बनाए जा रहे हैं और क्या कुछ इंस्पिरेशन बच्चों को मिलने वाली है? जी हाँ, बिल्कुल। इसका AX4 का मिशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टूडेंट आउटरीच करना स्टेम एजुकेशन। जी। अब बच्चों का क्या है, स्टेम एजुकेशन क्या होती है, बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो इससे रिलेटेड वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ निकाली हैं जिसके थ्रू वो स्टूडेंट को प्रमोट कर रहे हैं स्टेम करियर्स। हाँ जी। तो क्या है, फर्स्ट है लाइव सेशंस। हाँ वो जी। क्या लाइव सेशंस कर रहे हैं जहाँ पे टर्की के स्कूल्स में, स्वीडन, इटली, इनके स्कूल्स में वो लाइव सेशंस करेंगे जहाँ पे वो बच्चे इंटरेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोनॉट्स के साथ और सीख सकते हैं क्या हो रहा है। दूसरा है रियल टाइम एक्सपेरिमेंटेशंस। जो भी एक्सपेरिमेंट वो वहाँ पे कर रहे हैं वो सारे बच्चे देख सकते हैं और सब सीख सकते हैं उनसे। उनकी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो भी हैं वो और सीख सकते हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या होते हैं उसके, वो जान सकते हैं। और तीसरा उसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये सिर्फ टर्की या स्वीडन के लिए ही नहीं है। जो भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे जो शुभांशु शुक्ला जी करेंगे या दूसरे एस्ट्रोनॉट्स करेंगे, उन सब की रिकॉर्डेड वीडियोस बाकी स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड होंगी, जो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, प्रैक्टिकल एक्सपोजर बच्चों को इस क्षेत्र Yes, में मिलेगा जो definitely. शायद इससे पहले संभव नहीं था कहीं ना कहीं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के इस मुकाम पर भारत पहुंच चुका है जहां बच्चों को हम लाइव सेशंस इन चीज़ों के दे रहे हैं जो उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करेगा इन फ्यूचर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है इंडिया। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये प्रमाणित कर रहा है कि हाँ, सच में एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, एक अच्छा टेक्नोलॉजी हम भारत जो है कीर्तिमान स्थापित कर रहा है इस क्षेत्र में अब। बिल्कुल। और इससे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अगर हमारे भारत के बच्चे इतना अच्छा करेंगे तो हमारे और करियर्स अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और डेवलपमेंट होगा। हाँ, जो बहुत बेहतर है। कहते हैं कि जो आज का प्रेजेंट जो दुनिया है वहाँ पर जिस देश की टेक्नोलॉजी जितनी बेहतर है वो देश उतना ही आगे है। और जो हम कहीं ना कहीं कहते हैं भारत विश्व गुरु है, तो ये कहीं ना कहीं प्रमाणित कर रहा है इस बात को कि हाँ, भारत विश्व से सीख रहा है और सिखा भी रहा है बहुत कुछ। बिल्कुल। एक मैंने पहले भी बोली है ये बात कि चौथा ऐसा देश बनने वाला है जो खुद के दम पर रॉकेट लॉन्च करने वाला है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। चौथा ऐसा देश भारत बनने वाला है गगनयान मिशन के बाद। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रूफ कर रही है कि हाँ, भारत अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में भी तीसरे स्थान पर आने वाला है। और हर क्षेत्र में भारत जो है लगातार आगे बढ़ रहा है और लगातार, हाँ बिल्कुल, लगातार अपना नाम जो है बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर रहा है भारत। तो मिशन के लेआउट को डिस्कस करने के लिए हमारे साथी जुड़े हुए हैं सौरभ जी। तो सौरभ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो मिशन, ये जो गौरवान्वित पल है भारत के लिए, ये कैसा कुछ लेआउट इसका बनाया गया है, कैसे कुछ प्लानिंग की गई है? बिल्कुल श्रुति जी, सबसे पहली बात तो आपने जिस शब्द का उपयोग किया गौरवान्वित, वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा सत्य है। इसका कारण ये है कि ये सिर्फ एक फ़िलहाल की घटना नहीं, ये वाकई में एक इतिहास है। 40 साल से ज़्यादा वक्त चुका है जब हमारा एक कोई अंतरिक्ष यात्री जो भारत का सिटीजन रहा हो और वो अंतरिक्ष में प्रवेश किया हो, और अब एक बार फिर इस इतिहास को भारत देख रहा है। और इसी के साथ लगातार हम आपको आपके ज़रिए से जितनी भी सारी विस्तृत इन्फॉर्मेशन है वो पंजाब केसरी राजस्थान आपको पहुंचा रहा है। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि इस पूरे मिशन का जो लेआउट है वो हमारे पास पूरे विस्तृत अंदाज में पेश किया गया है। मैं अपने सहयोगी से बोलूँगा कि इसको पूरी स्क्रीन पर दिखाया दर्शकों को और बताया कि किस तरीके से ये लेआउट अपनी जगह
पहुंचा हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे कि पहली जो कदम इस एक्सियोम मिशन में सामने आ रहा है वो है लॉन्चिंग का। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी मिशन है ये, और जिसके ज़रिए लॉन्चिंग के बाद ये अपना पहला उड़ान भरता है ये रॉकेट, और अंतरिक्ष के लिए अपनी यात्रा की एक आगाज़ करता है, शुरुआत करता है। इसका जो अगला आप अगर कदम देखेंगे वो है एक्सेंट। ये वो महत्वपूर्ण कदम है जहाँ से जो 2 सेपरेट बेस से बनके पूरा मिशन तैयार किया गया है, जिसमें स्टेज 1, स्टेज 2 और सीधा है स्पेसक्राफ्ट, जिसमें हमारी जो शुभांशु शुक्ला है वो सवार है, उनके साथ ही 3 अन्य सहयोगी भी सवार हैं। तो जो स्टेज 1 और स्टेज 2 को अलग करने वाली जो मुख्य कदम है उसको हम एक्सेंट यहाँ कहेंगे। तीसरा अगर आप देखेंगे तो है स्टेज सेपरेशन, यानी वो जगह, वो स्थान जहाँ स्टेज 1 से स्टेज 2 अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद अलग होगा, और स्टेज 1 की जो वापसी है भारत में या फिर कहें कि पृथ्वी पे, वो वापस शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से हम आगे अगर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे आएगा कि फ्लिप मैन्योर। ये वो स्थान है, ये वो कदम है जहाँ से जो स्टेज 2 है वो अपनी ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो यात्रा है वो आगाज़ कर देगा, और जो स्टेज 1 है वो भारत में वापसी करेगा। वापसी का हम एक अलग से आपको परिचय देंगे, लेकिन इससे पहले हम ये दिखाते हैं कि ISS तक पहुंचने का ये जो रास्ता है वो कैसे होके जाता है। अगला स्टेप है ड्रैगन सेपरेशन। ड्रैगन सेपरेशन यानी वो स्पेसक्राफ्ट का नाम मैं यहाँ अपने दर्शकों को बता दूँ कि ड्रैगन नाम रखा गया है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में हमारे शुभांशु शुक्ला सवार है, उनके साथ 3 अन्य सहयोगी जो पोलैंड, हंगरी और अमेरिका से आते हैं वो सवार हैं। वो इस ड्रैगन सेपरेशन में उनका जो एयरक्राफ्ट है वो अलग हो जाएगा, और ISS का अपना जो अंतिम फासला होगा वो तय करेगा। इसके साथ ही और जो लास्ट तक ये ISS में दाखिल होने के बाद, जैसा कि आप भी पहले बता रहे थे, हमारे कई अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े जिन्होंने इस बारे में विस्तृत चर्चा की और बताया कि क्या क्या ISS में हो सकता है, क्या उद्देश्य होंगे, क्या मकसद होंगे, ये तो हम आप आगे चर्चा करेंगे ही। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो वो रास्ता है जब ISS तक हमारे स्पेसक्राफ्ट, हमारी जो शुभांशु शुक्ला है, भारत का जो गौरवान्वित पल है, जो एक तरीके से भारत का इतिहास है, वो वहाँ दाखिल होने जा रहा है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको ले चलूँ, क्योंकि हम स्टेज 2 के ज़रिए ISS तो पहुँच गए, लेकिन स्टेज 1 के ज़रिए वापस पृथ्वी पर लौटना भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि पूरे मिशन की सफलता एक ना एक तरीके से उसके भी हाथ में लगी हुई है। स्टेज 1 लौट कर वापस भारत आ रहा है, और उस भारत पे आने का जो तरीका है वो मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ। हम आखिर में पहुँचे थे फ्लिप मैन्योर से, जहाँ स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों अलग हो चुके थे और वापस लौट के वो आ रहे थे। इसमें भी एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर शामिल है। इस प्रोसीजर का सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है बूस्ट बैक बर्न। बूस्ट बैक बर्न एक वो तरीके होती है जब आप वेलोसिटी को देखते हैं और जब आप एयर प्रेशर को देखते हैं, वहाँ के अंतरिक्ष के लिहाज से जो आप मॉलिक्यूल्स पावर्स को आप जब नोटिस करते हैं, उस आधार पर क्या होता है कि जब आपको अपने रॉकेट में एक कोल्ड इग्नाइट करना होता है। कोल्ड इग्नाइट यानी जो आपके पास बची कुछ एनर्जी है पृथ्वी से अंतरिक्ष में पहुँचने तक, उस एनर्जी को शामिल करके, शुमार करके जब आप बूस्ट बैक बर्न करते हैं, तो आपका जो रॉकेट होता है, जो स्टेज 1 का रॉकेट होता है फैल्कन, वो पलट के वापस पृथ्वी की ओर दिशा अपनी तय करता है। वो पूरी ग्रेविटी के साथ और उसके साथ अपने एंगल या डिग्री को सेट करता है किस तरीके से 90 to 75 डिग्री में वो वापस भारत में, मतलब पृथ्वी पर प्रवेश करेगा। तो बूस्ट बैक बर्न के साथ ही हम लोग वापस पृथ्वी के रास्ते को तय करते हैं और इसके साथ हम एंट्री बर्न में दाखिल हो जाते हैं। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जब एंट्री बर्न यानी कि पृथ्वी की सतह पे आप पहुंच चुके होते हैं, यानी फैल्कन हमारा पृथ्वी की सतह पे पहुंच जाता है और वहाँ एक इग्नाइट होता है। ये इतना ज़रूरी इग्नाइट है जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको झेलने के बाद जो फैल्कन है वो एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है और इग्निशन के साथ वो एक तरीके से सारी वेलोसिटी को कंट्रोल करते हुए, कैलकुलेट करते हुए भारत के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाता है। इसके बाद आता है एरोडायनेमिक गाइडेंस। एरोडायनेमिक्स से स्पष्ट है कि पूरी तरीके से आधारित है एरोनॉटिक जो भी प्रेशर्स होता है उसको झेलने के लिए इसको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि जब भी स्टेज 1 का जो हमारा सिस्टम है, फैल्कन सिस्टम है, वो जैसे ही भारत में जैसे ही पृथ्वी पर प्रवेश करेगा तो उसको एरोडायनेमिक कैलकुलेशन के साथ उसको अंदर पृथ्वी के जो सतही जो गणित है उसको कैलकुलेट करते हुए वो अंदर दाखिल होगा। और जो आखिर है वो है लैंडिंग जोन, यानी कि इसी के साथ जो फैल्कन है हमारा वो अपने मिशन में एक तरीके से अपने आधे मिशन में सफलतापूर्वक कामयाब हो जाता है। वो स्पेस क्राफ्ट को आगे भेज चुका होता है और उसके तुरंत बाद वो पृथ्वी पे दाखिल हो जाता है। वो जो भी इनका लैंडिंग जोन तैयार किया होता है, तय किया होता है, उसमें वो प्रवेश कर दिया जाता है। इसका मतलब ही ये है कि जो आधा हमारा मिशन था, एक्सियोम मिशन, वो एक तरीके से सफल हो जाता है। अब बाकी का जो मिशन बचा है वो स्पेस क्राफ्ट का है, शुभांशु शुक्ला का है, जो ISS पे जाएंगे। ISS पे क्या करेंगे, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं आपने भी शायद बताया होगा, लेकिन मैं अपने तरीके से यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ISS वो स्थान है जिसमें भारत का कोई पहली बार अंतरिक्ष है जो ISS में दाखिल
दाखिल होने गया है, प्रवेश करेगा, और न सिर्फ प्रवेश करेगा, प्रवेश के साथ ही वो कई ऐसी महत्वपूर्ण जो रिसर्च है वो करेगा। और ये रिसर्च यकीन मानिए न सिर्फ अंतरिक्ष से जुड़ी होगी, बल्कि ये आपके हमारे जो हित के लिए उससे भी कहीं ना कहीं आधारित होगी। इसका वजह यह है कि वहाँ न सिर्फ अंतरिक्ष को लेकर परियोजना होती है, वहाँ न सिर्फ अंतरिक्ष को लेकर जाँच पड़ताल की जाती है, बल्कि ये भी पड़ताल की जाती है कि जो आपका और मेरा खून है, जो हमारे अंदर ग्रसित बीमारियाँ हैं, उनका इलाज क्या हो सकता है। इसमें कैंसर तक शामिल है, इसमें जो ब्रेन ट्यूमर है, इस तरह की गंभीर डिसीज़ भी शामिल है। तो एक तरीके से आप देखें तो ये मिशन सिर्फ कोई प्रचार या प्रसार के लिए नहीं किया गया है। ये मिशन एक ऐसा मिशन है जो आपके, मेरे और हमारे दर्शकों के जो मूल भावना है, जो उनकी बेसिक ज़रूरतें हैं, नेसेसिटी है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग करेगा, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेगा और काफ़ी ज़्यादा हितकारी हमारे लिए रहेगा। जी श्रुति जी। जी तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं। जैसा आपने बताया कि ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी कुछ सिखा रहा है, काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पर जो है होने वाले हैं, जैसा अभी आपने कहा। तो हेल्थ केयर सेक्टर के अलावा और क्या कुछ एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे होने वाले हैं? दरअसल होता यह है कि आपने जैसा कि पहले भी बता चुकी है कि 4 देश एक साथ आए, उसमें अमेरिका हो गया, भारत तो है ही, हंगरी और पोलैंड भी हो गए। अब सबसे अच्छी बात यह है कि ये चारों ही जो देश एक साथ आए हैं, इन चारों के जो एकदम प्रख्यात जो वैज्ञानिक हैं वो एक साथ शामिल हुए हैं, और वो सब अपनी बुद्धि क्षमता, और न सिर्फ बुद्धि क्षमता बल्कि जो पूरा रिसर्च पेपर, एनालिटिक्स, डेटा के साथ वो लोग जब ISS में प्रवेश किया है, उसके बाद वो वहाँ जाके ये डिस्कस करेंगे कि करना एक्चुअल में है क्या। यहाँ ये कुछ उद्देश्य अपने साथ लेके जा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अंतरिक्ष के जो छिपे हुए राज हैं उनका पता लगाना। आमतौर पे होता यूँ है कि आप देख रहे हैं कि पृथ्वी जब इतनी सारी कॉम्प्लिकेसी के साथ जूझ रही है, तो आप सोच के अंदाज़ा लगाइए कि अंतरिक्ष कैसा होगा। अब इसी अंतरिक्ष को बेहतर ढंग से, विस्तृत अंदाज से समझने के लिए ये चारों के चारों हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं वहाँ पहुँचे हुए हैं, और वहाँ न सिर्फ वो अंतरिक्ष से जुड़ी ये चर्चा करेंगे कि वहाँ क्या कुछ नया किया जाएगा, स्पेस जो गार्बेज होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य सैटेलाइट्स होती है, सैटेलाइट गार्बेज होता है, उसको नियंत्रण पे कंट्रोल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जब सैटेलाइट स्पेस, वहाँ बहुत ट्रैफिक है एक्चुअल में, अगर आप देखें ना, हर रोज़ लगभग हर साल कोई ना कोई जो संस्थानें होती है वो अपनी सैटेलाइट वहाँ भेजती है, तो इसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा रश है। उस रश पे भी नियंत्रण रखेंगे। तो ISS कोई 1-2 कामों के लिए नहीं बना, ISS बना है एक्चुअल में विस्तृत तरीके से काम करने के लिए। उसमें भले वो हेल्थ केयर तो बहुत एक मामूली सी बात होगी, बहुत एक छोटा सा एक्सपेक्ट है, अंतरिक्ष, हेल्थ केयर, इवन लाइफस्टाइल से भी जुड़े बहुत सारे रिसर्च वहाँ होते हैं। ये भी देखा जाता है कि जो एस्ट्रोनॉट की क्या कैपेसिटी है एक्चुअल में, वो वहाँ जाते हैं तो किस तरीके से उनको रहना है। जो पहले एस्ट्रोनॉट गए हैं उन्होंने स्टडी की, जिसके आधार पर अगले एस्ट्रोनॉट जा पाए। अब ये एस्ट्रोनॉट गए, ये और स्टडी करेंगे जिसके आधार पर हमारी अगली जो पीढ़ी है वो जा पाएगी। तो एक तरीके से सिलसिलेवार तरीके से एक लंबा इतिहास चला आ रहा है। उस लंबा इतिहास का एक हिस्सा है शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने न सिर्फ भारत को इस वक्त मेरे को लगता है गौरवान्वित किया होगा या प्राउडली फील मोमेंट करवाया होगा, बल्कि ये एक पूरे दुनिया की एक गर्व की बात है कि एक भारत का युवा जो उत्तर प्रदेश की ज़मीन से आता है, जो लखनऊ की भूमि से आता है, और वो पहुंचता है एक ऐसी जगह जहां पहुंचना आज भी लोगों का सपना है, और वो सपना ऐसा सपना है जो कई लोग मरते दम तक साकार तक नहीं कर पाते। और हमारे शुभांशु शुक्ला वो है जो वहाँ तक पहुँच गए, और ना सिर्फ पहुँचे हैं बल्कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वहाँ से निकाल के सामने लाने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आप मेरे जैसे लोगों के लिए, हम जैसे आम जनता के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और रुचिबद्ध होने वाली है। बिल्कुल। तो आज तकरीबन 12 बजे जो है वो रॉकेट लॉन्च किया गया है, और अभी वो धरती के अराउंड घूम रहा है, और रिसर्च चल रही है उस पर। तो तकरीबन 14 से 19 दिन का एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इतना ड्यूरेशन लग जाएगा वो वापस आने में, और शुभांशु शुक्ला को वापस आने में। तो ये जो ड्यूरेशन रहने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है। सबके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी सबके मन में है, बहुत ज़्यादा जानने की इच्छाएँ हैं कि क्या कुछ वहाँ से शुभांशु शुक्ला एक्सपेरिमेंट करके यहाँ लेकर आएंगे, और जो बाकी 3 एस्ट्रोनॉट्स उनके साथ गए हुए हैं वो क्या कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके हमारे लिए लेकर आने वाले हैं, क्या कुछ नया हम सीखने वाले हैं, और गगनयान जो अपकमिंग मिशन है इंडिया का, वो वहाँ उसके लिए क्या कुछ नया हम सीखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बहुत कुछ ऐतिहासिक पल इस दौरान हमने जिए, और अभी इतिहास रचना बाकी है, इतिहास रचा जा रहा है, और शुभांशु शुक्ला ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नाम अपना इतिहास के पन्नों में लिखवा लिया है। आपने बहुत ही सही बात कहा कि किस तरीके से इतिहास न सिर्फ लिखा जा चुका है बल्कि लिख दिया गया है, और पूरी तरीके से मुझे यकीन है कि ये वो पल है जब न सिर्फ भारत बल्कि हर एक बच्चा पूरी दुनिया का हर एक बच्चा अगली बार से ये स्वप्न देखेगा, ये सपना देखेगा कि अगला शुभांशु शुक्ला वो खुद बनना चाहता है। और इसी के साथ पंजाब केसरी राजस्थान लगातार आपको अंतरिक्ष से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुँचा रहा है, खबरें आप तक पहुँचा रहा है, अपडेट्स आप तक पहुँचा रहा है। और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस पूरे जो ये
मिशन है, इसको लेकर न सिर्फ आम जनता में उत्साह और उमंग है, बल्कि इसके साथ साथ जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, जो भारत के बड़े दिग्गज चेहरे हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक प्राउड मोमेंट फील हो रहा है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जैसे ही मिशन सक्सेस होता है तो सबसे पहले जो ट्वीट आता है वो योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आता है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि उत्तर प्रदेश की ज़मीन से आते हैं शुभांशु शुक्ला, तो एक काफ़ी ज़्यादा बतौर मुख्यमंत्री एक काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट था, प्राउड स्थिति थी कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से मिशन सक्सेस हुआ और शुभांशु शुक्ला, और न सिर्फ शुभांशु शुक्ला बल्कि उसके परिवार को बहुत ज़्यादा इसके लिए शुभकामनाएं। और यही इसी के साथ आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी। नरेंद्र मोदी वो चेहरा है जो लगातार गगनयान हुआ या जो भी मिशन अंतरिक्ष के मिशन होते हैं, कहीं ना कहीं उनका चेहरा, उनकी भूमिका हमें देखने को मिलती है, चाहे वो मिशन सफल हो चाहे वो विफल हो, लेकिन उनके जो चेहरा है चंद्रयान उनका मिशन में भी बहुत अहम भूमिका रही बिल्कुल, उनकी। बिल्कुल। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट थे उनको प्रेरित किया। इवेंचुअली उससे पहले जब मिशन फेल हुआ था तब भी मोदी जी बहुत सपोर्ट में खड़े थे। तो हाँ, कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सपोर्टिव हैं इन चीज़ों को लेकर, तभी टेक्नोलॉजी में भारत ग्रो कर पा रहा है। न सिर्फ प्रधानमंत्री जी बल्कि भारत के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उन सब ने लगातार जो अंतरिक्ष मिशन होता है, भारत को अंतरिक्ष में देखने का जो स्वप्न होता है उसको पूरा करने के लिए अपनी हर चीज़ लगाई, भले वो जमा पूंजी हो, देश की संपत्ति हो, भले कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि भारत का झंडा अंतरिक्ष में लहराया जाना चाहिए। और शुभांशु शुक्ला के साथ ये स्वप्न दूसरी बार साकार होने जा रहा है, क्योंकि पहले राजेंद्र यादव ने किया था। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि लगातार जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनका जो स्टेटमेंट है वो देखने को मिल रहा है। इसलिए लगातार पंजाब केसरी राजस्थान आपको इस पूरे मुद्दे पर तफसील से बात करता रहा है और करता भी रहेगा, और आपको जो भी छोटी बड़ी खबरें होंगी वो दिखाता रहेगा। श्रुति जी बिल्कुल, इस मामले पर आगे भी हम अपडेट करते रहेंगे, इस अचीवमेंट पर हम आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे। और जैसे ही वापस शुभांशु शुक्ला जी आएंगे उस पर नई खबर और नए इतिहास के साथ हम आपको अपडेट करेंगे। बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।